हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा? आर यू डूइंग गुड? आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। आपकी आज के टाइम पे जैसे भी बॉडी स्ट्रक्चर है वो अल्टीमेटली इसी वजह से है बिकॉज यू हैव ए हार्ट टिश्यू, जिसको हम कहते हैं स्केलेटल सिस्टम, यानी कि आपके अंदर बोन्स प्रेजेंट है या कार्टिलेज प्रेजेंट है। उसकी वजह से आपकी कुछ इस टाइप की शेप स्ट्रक्चर है। हम नॉर्मली प्लांट को भी दिखाते हैं कि ये इसकी सर्कुलर स्ट्रक्चर है या फिर इसकी जो है जो स्लीपर है उसके जैसे स्ट्रक्चर है या फिर स्पिंडल टाइप के स्ट्रक्चर है। हम अलग अलग सेल के अलग अलग स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। क्या उनके अंदर कोई बोन है? क्या बोन है उनके अंदर? नहीं, उनके अंदर बोन नहीं है, क्योंकि बोन इज एन ऑर्गन सिस्टम एंड वो तो एक सेल है। तो क्या कोई सेल के अंदर कोई ऐसी स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से उसकी ऐसी स्ट्रक्चर हो? तो वी विल फाइंड दिस, जिसका नाम है साइटोस्केलेटन, जो एक स्केलेटन सिस्टम की तरह एक्ट करता है। तो आज की जो ये क्लास होगी उसके अंदर हम साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कुछ वेसिकल जो है वो रिलीज करती है, जैसे कि स्पिरोसोम जो है वो रिलीज करती है। कुछ माइक्रो बॉडीज होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि प्रोक्सिसोम है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ओलियोसोम जो है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, एंड फाइनली जो है हम राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप साइटोस्केलेटन के बारे में समझे। साइटो का मतलब क्या होता है? साइटो का मतलब है सेल, और स्केलेटल का मतलब क्या होता है? यानी कोई ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसी हार्ड स्ट्रक्चर जो उसको एज एन स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करता है, यानी कोई ऐसा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है जिसकी वजह से सेल जो है सेल के जैसे दिखाई देती है, यानी उसकी स्ट्रक्चर जो है वो किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की वजह से जो है बनी हुई है। आज हम उन्हीं स्ट्रक्चर को हम क्या कहने लग रहे हैं? साइटोस्केलेटन कहने लग रहे हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन सिस्टम किस चीज़ का बना हुआ है? बोन्स से मिलकर बना हुआ है। अब सेल की शेप चाहे कैसी भी हो, वो भी किस वजह से बनी हुई है? जरूर उसके अंदर भी कोई ना कोई ऐसा स्केलेटन होगा। अब वो बोन्स नहीं होगा लेकिन कुछ और होगा। तो क्या होगा जिसको हम साइटोस्केलेटन कहने लग रहे हैं? तो साइटोस्केलेटन एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो काफ़ी ज़्यादा माइन्यूट है और एक्सट्रीमली माइन्यूट है। कितनी माइन्यूट है? नैनोमीटर्स के अंदर। नैनोमीटर का मतलब क्या है? 10⁻⁹ ठीक है। तो यानी इतना ज़्यादा छोटा है, क्योंकि सेल जो है इट सेल्फ काफ़ी ज़्यादा छोटी है, वो खुद माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। अगर उसके अंदर कोई और स्ट्रक्चर होगी जो उसकी स्ट्रक्चर बनाने लग रही है, यानी शेप बनाने लग रही है, तो उसका जो डायमीटर है वो तो और ज़्यादा कम होगा, है ना। तो यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा माइन्यूट होगा। इसके अलावा वो फाइब्रस होगा। फाइब्रस तो होना भी चाहिए, यानी कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो सेल की स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बन पाएगी? इसके अलावा कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो भी होते हैं, पढ़ेंगे हम इसके बारे में, जो कि प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होता। तो प्रोकैरियोटिक सेल की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी बनी रहती है? वेल, दे हैव 3 एनवलप, एंड जो सेल वॉल होती है उसकी वजह से उसकी स्ट्रक्चर जो है बन जाती है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है उनके अंदर एक एडवांसमेंट है और उनके अंदर जो साइटोस्केलेटन है वो पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम साइटोस्केलेटन को देखें तो मेन काम क्या है इनका? शेप को प्रोवाइड करना। तो सेल की कैसी शेप होगी वो इसकी वजह से होगी, लेकिन इसकी कुछ एक्सटेंशन भी हो सकती है, ठीक है। तो आपने कुछ सेल देखी होगी जिनके अंदर जो है सूडोपोडिया जो है बाहर निकलता है। वो सूडोपोडिया भी किस वजह से निकलता है? बिकॉज दे हैव सम हार्ड स्ट्रक्चर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में पेनिट्रेट करते हैं एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सटेंड कर देते हैं। तो अगर साइटोस्केलेटन नहीं होगा तो वो सूडोपोडिया जो है वो नहीं बनेगा। इसके अलावा ये रेगुलेट करते हैं ओरिएंटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल ऑर्गेनेली। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि भाई एक सेल है एंड उसके अंदर कई सारी ऑर्गेनेली है, जैसे कि लाइसोसोम है, उसके पास न्यूक्लियस है एंड उसके पास जो है ग्लोजी अपरेटस है और ढेर सारी ऑर्गेनेली है, और एक ऑर्गेनेली दूसरे के साथ जो है कोलाइड होगी। क्या आपने कभी ऐसा सुना है? नहीं। तो हम साइटोप्लाज्म को कहते हैं कि वो तो ऑर्गेनेली एंड उसके साथ में जो लिक्विड मटेरियल है वो है। अगर लिक्विड मटेरियल है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऑर्गेनेली फ्लोट करके दूसरी ऑर्गेनेली के अंदर फ्यूज हो जाए? लाइसोसोम जो है डिफरेंट ऑर्गेनेली को जो है खत्म कर दे, क्योंकि पानी तो है ही। तो क्या ऐसा आपने सुना है आज तक? नहीं, सुनोगे भी नहीं आगे। क्यों नहीं सुनोगे? बिकॉज जो ऑर्गेनेली है उनको प्रॉपर ओरिएंट एंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए साइटोस्केलेटन जो है वो प्रेजेंट होता है, जो सेपरेट करता है कि ये ऑर्गेनेली उस साइड रहेगी, ये ऑर्गेनेली इस साइड रहेगी, ये ऑर्गेनेली इस साइड रहेगी, एंड वो साइटोस्केलेटन जो है उनको बांधे रखता है उस पर्टिकुलर जगह के अंदर। अगर मूव भी करना होगा तो वो साइटोस्केलेटन के थ्रू ही मूव करेगा, जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनेली जो है वो किसी दूसरी ऑर्गेनेली के साथ में फ्यूज या मर्ज जो है वो नहीं करती। इसके अलावा इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक ऑर्गेनेली को
एक वेसिकल निकाल करके दूसरी ऑर्गेनल तक पहुंचानी है, तो उसके लिए भी जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है, साइटोस्केलेटन के द्वारा जो है वो होता है। इसके अलावा सेल की जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट भी इसी वजह से होती है, बिकॉज जो साइटोस्केलेटन है वो उसकी हेल्प करता है। जैसे हमारे देख लो भाई, हम मूव कैसे कर पाते हैं, वेल वी हैव मस्कुलर टिश्यू, क्या खाली मस्कुलर टिश्यू से मूवमेंट हो सकती है, नहीं, मसल जो है वो जुड़े हुए हैं किसके साथ में, स्केलेटन सिस्टम के साथ में, और जब स्केलेटन सिस्टम जो है वो आगे पीछे होता है तो उसकी वजह से वो रिजिडिटी बनती है एंड अल्टीमेटली हमारे अंदर मूवमेंट हो पाती है। तो यानी कि मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, एक पर्टिकुलर स्केलेटल स्ट्रक्चर, और सेल की अगर बात करें तो वो साइटोस्केलेटन की वजह से होती है। वेल जो साइटोस्केलेटन है उसको 3 डिफरेंट पार्ट के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, एंड 3 डिफरेंट पार्ट कौन से हैं, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब नाम पे ही देखो भाई, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट एंड माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोफिलामेंट का मतलब क्या है, सबसे छोटे फिलामेंट हो गए। इंटरमीडिएट फिलामेंट का मतलब क्या है, उनका साइज थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़े से ज़्यादा मोटे होंगे, एंड ये तो ट्यूब्यूल बन चुका है माइक्रोट्यूब्यूल, तो इसका जो साइज जो है वो थोड़ा सा और बड़ा होगा। तो इसका मतलब जो साइटोस्केलेटन है वो 3 अलग अलग फिलामेंट की बेसिस पे जो है उनको कैटेगराइज जो है कर रखा है। सबसे छोटा जो फिलामेंट होता है हम उसको क्या देते हैं, माइक्रोफिलामेंट। तो माइक्रोफिलामेंट जो है एक लंबी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है जो एक्टिन की बनी हुई है। इंपॉर्टेंट भी, एक्टिन इज अ प्रोटीन एंड उस प्रोटीन से कौन बना हुआ है, माइक्रोफिलामेंट जो है बना हुआ है, एंड उसका डायमीटर कितना है भाई, 6 से 8 नैनोमीटर जो है वो थिक होता है। इंटरमीडिएट की देखें तो इंटरमीडिएट जो है वो कितना मोटा है, यानी उसकी थिकनेस कितनी है, 10 नैनोमीटर। तो इसका मतलब इससे तो ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या है, इंटरमीडिएट हो गया। एंड अगर माइक्रोट्यूब्यूल को अगर देखें तो इसकी थिकनेस कितनी है, 25 नैनोमीटर। तो इसका मतलब इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा, इसकी बीच में, एंड इसकी जो है सबसे कम। तो इसी वजह से ये माइक्रोफिलामेंट, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट और ये माइक्रोट्यूब्यूल जो हो गया है। ये किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है एक्टिन का। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है डिफरेंट टाइप के प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कैरेटीन हो सकता है, डेस्मिन हो सकता है, सिनमिन हो सकता है, इसके अलावा विमेंटिन जो है वो भी हो सकता है। तो यानी कि एक कोई डेफिनेट प्रोटीन नहीं है, कई सारे डिफरेंट प्रोटीन है जिसके थ्रू जो है ये बना हुआ है। अगर माइक्रोट्यूब्यूल को देखें तो माइक्रोट्यूब्यूल किसका बना हुआ है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का, और उस ट्यूबुलिन प्रोटीन के अंदर भी अल्फा और बीटा की स्ट्रैंड जो है ट्यूबुलिन की वो लगी हुई है, जिसके थ्रू जो है वो बनती है। अराउंड इसके अंदर 13 प्रोटोफिलामेंट जो है वो पाए जाते हैं, एंड वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के अंदर बना हुआ है, एंड उसके बीच में एक होल है। तो इसका मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है किसकी, माइक्रोट्यूब्यूल की। एंड वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसकी जो थिकनेस है वो 5 नैनोमीटर की है, एंड पूरा का पूरा जो डायमीटर है वो 25 नैनोमीटर का है। तो आप समझ सकते हो कि जो उसकी विड्थ होगी वो यानी कि उसका जो डायमीटर होगा अंदर का, यानी कि जो उसका कोर होगा वो 15 नैनोमीटर का होगा। तो यहाँ से हमें इतना क्लियर हो जाता है कि साइटोस्केलेटन का मतलब कुछ फिलामेंट से है, एंड कुछ फिलामेंट का साइज यानी कि उसका जो थिकनेस जो है वो कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है और किसी की सबसे ज़्यादा होती है, एंड दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो कुछ एक्टिन का बना हुआ है, कुछ कैरेटीन डेस्मिन का बना हुआ है, एंड कुछ जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन का जो है वो बना हुआ है। आगे देखते हैं, अगर ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने लग रहे हैं तो ये प्रेजेंट कहाँ पर है। अगर माइक्रोफिलामेंट की बात करें तो वो कहाँ पर प्रेजेंट है, बिलो दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो मेम्ब्रेन होती है तो इसको हम कुछ ऐसे समझते हैं, लेट्स से ये हमारी एक सेल है, ये हमारी एक सेल है। तो इस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे ही कुछ फिलामेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, एंड जो ये फिलामेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे, इन्हीं को ही हम कहते हैं क्या, एक्टिन। तो एक्टिन के फिलामेंट जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो एक्टिन की आपने कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग के बारे में सुना होगा जब आपने माइटोसिस के बारे में पढ़ा था। तो माइटोसिस के अंदर जब न्यूक्लियर डिवीजन के साथ में जब साइटोकाइनेसिस होती है तो क्लीवेज फर्रो जो है वो बनती है। क्लीवेज फर्रो याद है ना भाई, क्लीवेज फर्रो का मतलब क्या है कि जो सेल है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डिवाइड होने लग रही है, तो देयर इज ए क्लीवेज। लेकिन जो ये क्लीवेज है वो किस वजह से बनने लग रही है, बिकॉज जो सेंटर है उसके अंदर एक रिंग बनी हुई है जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। और एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग किसकी बनी हुई थी, ये एक्टिन की बनी हुई थी। जो क्लीवेज फर्रो का जो काम करने लग रहा है, यानी क्लीवेज फर्रो जो बनाने लग रहा है वो कौन बनाने लग रहा है, एक्टिन। अगर एक्टिन नहीं होता तो सेल की जो साइटोकाइनेसिस है वो नहीं हो पाती। इसके अलावा सुडोपोडिया जो बनते हैं, अब क्योंकि ये एक्टिन है एंड ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स जो है हो सकते हैं, तो जब कभी भी ये एक्टिन एक पर्टिकुलर साइड के अंदर अपनी कॉन्ट्रैक्शन को आगे बढ़ाएगा
तो उसके साथ में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे वो बढ़ेगी तो एक स्ट्रक्चर जो है वो भी डेवलप होगी, जिसको हम क्या कहेंगे, सुडोपोडिया। इसके अलावा विलाई भी होते हैं, क्योंकि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे कहने लग रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर एक सेल है, अगर उस सेल के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है तो उन प्रोजेक्शन के नीचे भी क्या प्रेजेंट होगा, एक्टिन जो है वो होगा, एंड उसी की वजह से उसकी मूवमेंट जो है वो होती है। तो स्ट्रक्चर की बात करने लग रहे हैं, तो स्ट्रक्चर तो तभी बनेगी ना जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट करने के लिए कोई वहां पर हार्ड स्ट्रक्चर होगी। तो हार्ड कौन सी स्ट्रक्चर, एक्टिन की बनी हुई माइक्रोफिलामेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जिसको साइक्लोसिस कहते हैं, या फिर ऑर्गेनली की भी मूवमेंट होती है, तो मूवमेंट भी इसी वजह से हो पाती है, क्योंकि जब ये घूमते हैं तो इसके साथ में लिक्विड जो है वो भी घूमता है, और जब लिक्विड घूमता है तो उसके साथ में ऑर्गेनली जो है वो भी मूव करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि केवल ये इसके नीचे नीचे प्रेजेंट है, ये और दूसरी बीच में भी प्रेजेंट होगी, बट जो मेजोरिटी का पार्ट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक नीचे जो है पाया जाता है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो भी किस वजह से होता है, एक्टिन मायोसिन जो है उसकी वजह से होता है। एंड सेल के अंदर जो एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस होता है, यानी कि जो सेल है वो कोई अगर मटेरियल अपने अंदर लेती है या फिर कोई वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर निकालती है, तो उस प्रोसेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, माइक्रोफिलामेंट जो है वो होता है। अगर इसके नीचे माइक्रोफिलामेंट अगर ना हो तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहीं टूट जाए, क्योंकि एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस में थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा मटेरियल जो है वो अंदर आता है। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मेंटेन कर पाने लग रहा है पर्टिकुलर इस टाइप के प्रोसेस के अंदर, तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, वेल माइक्रोफिलामेंट है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम दूसरा पार्ट देखते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट। इसका साइज इससे ज़्यादा थी, इसी वजह से इंटरमीडिएट कहने लग रहे हैं। एंड इसके अंदर कैरेटीन जो है वो प्रेजेंट है, सिनमिन जो है वो प्रेजेंट होता है, डेस्मिन जो है वो प्रेजेंट होता है। लेकिन ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं जंक्शन पे। जैसे ये एक सेल है एंड ये एक दूसरी सेल है, तो इन सेल को जोड़ने के लिए कुछ यहाँ पर प्रोटीन होते हैं एंड कुछ जो यहाँ पर प्रोटीन होते हैं जो दोनों को जोड़ने लग रहे हैं, हम उसको क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट के अंदर कुछ एग्जांपल है, जैसे कि डेस्मिन फिलामेंट जो है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, जेड डिस्क के अंदर, पर्टिकुलर एक मसल के अंदर। तो मसल जो है उसके अंदर सर्कोमियर जो है वो बने हुए हैं, तो एक सर्कोमियर दूसरे सर्कोमियर से जुड़ा हुआ है, और जो दूसरा सर्कोमियर पहले वाले से जुड़ा हुआ है उसके पीछे रीजन क्या है, जेड डिस्क। और जेड डिस्क किसके बनी हुई है, वेल वो जो जेड डिस्क है वो एक इंटरमीडिएट फिलामेंट के द्वारा जो है एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। इसके अलावा टोनोफिब्रिल्स इस टाइप के डेस्मोसोम या फिर कैरेटिन होते हैं जो स्किन की सेल को एक दूसरे के साथ में जोड़े रखते हैं। देखिए ये आप चीज़ समझे भाई, मान लो हमारे पास में कई सारी सेल है, ये एक सेल होगी, ये दूसरी सेल होगी, ये तीसरी सेल होगी, ये चौथी सेल होगी, पांचवी सेल होगी, छठी सेल होगी, कई सारी सेल है और वो इकट्ठी सेल है। ये टिश्यू जब तक नहीं बन सकते जब तक एक सेल दूसरी सेल से जुड़ नहीं जाती, दूसरी तीसरी के साथ, तीसरी चौथी या चौथी पांचवी के साथ, पांचवी जो है वो छठी के साथ में नहीं जुड़ सकती। जिस तरीके से अगर आपको घर बनाना है तो आपके पास में बहुत सारी ईंटें होनी चाहिए ताकि दीवार जो है वो बन सके, लेकिन दीवार के लिए भी अगर एक ईंट दूसरे ईंट से ना जुड़े तो वो दीवार तो बन ही नहीं पाएगी, है ना। तो उसी तरीके से अगर एक सेल को दूसरी सेल के साथ में अगर जुड़ना है, देन इट रिक्वायर व्हाट, इट रिक्वायर इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो हमारी जो स्किन जो है उसके अंदर जो है ये इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है पाए जाते हैं, जो कि कैरेटीन डेस्मिन का जो है बना होता है। अलग से आप पढ़ते भी होंगे कि हमारी जो ये क्रीम जो है वो कैरेटीन को जो है और नरिश करती है और जो है बनाती है, जिसकी वजह से स्किन जो है ज़्यादा टोन बनती है। तो अल्टीमेटली जो टोनिंग है यानी कि स्किन की जो हेल्थ है वो किसके ऊपर डिपेंड करने लग रही है, इंटरमीडिएट फिलामेंट के अंदर। इसके अलावा आपने न्यूरो फिलामेंट जो है पढ़े होंगे या फिर गलियल फिलामेंट जो है वो आपने पढ़े होंगे, अगर आपने न्यूरॉन का पढ़ा होगा, पर्टिकुलर 9th के अंदर भी पढ़ा था और यहाँ पे भी। तो जो एक्सोन जो होता है या फिर जो डेंड्राइट होती है, उनकी स्ट्रक्चर को भी मेंटेन रखने के लिए भी हार्ड स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होती है, एंड वो भी किसका बना हुआ है, इंटरमीडिएट फिलामेंट का जो है वो बना हुआ है, जिसकी वजह से वो ऐसे जो है बन पाते हैं। एंड लास्ट है हमारा कौन सा, माइक्रोट्यूब्यूल। अब माइक्रोट्यूब्यूल जो है बिल्कुल अलग है, क्योंकि अभी तक हमने जो ये जो दो पढ़े थे ये तो सभी जो है हार्ड स्ट्रक्चर के थे, बट अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलके जो है बना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13।
तो 13 जो टिब्यूल जो है उससे मिलकर जो है ये बना हुआ है। बीच की जो कोर जो है वो होलो है। एंड अगर हम बीच की अगर देखें तो ये 15 नैनोमीटर की है। अगर इसका एक का हम डायमीटर देखें तो ये अराउंड 5 नैनोमीटर का है। एंड ये अगर पूरी हम स्ट्रक्चर को अगर देखें तो ये है 25 नैनोमीटर की। तो यानी कि बीच में से एक होलो स्ट्रक्चर जो है वो इसके अंदर जो है पाई जाती है और 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलके जो है ये बना हुआ है। एंड टिब्यूल के बारे में तो आपने पढ़ा है ही भाई, टिब्यूल कहाँ पे प्रेजेंट है। वैसे माइक्रोफिलामेंट आपने पढ़े थे, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट आपने कहाँ पढ़े थे, जब आपने माइटोसिस की थी, मियोसिस की थी, तो उसके अंदर जो है क्रोमोसोम की मूवमेंट के अंदर ये हेल्प करते थे। क्या और कहीं में भी प्रेजेंट होते हैं? बिल्कुल। जो सेंट्रियोल है, बेसल बॉडी है, सीलिया है, फ्लैजला है, स्पिंडल फाइबर है, ये सारे किसके बने हुए हैं? माइक्रोटिब्यूल के ही बने हुए हैं। नॉर्मली ये प्रेजेंट कहाँ होता है? न्यूक्लियस के साथ में ही प्रेजेंट होता है, उसके चारों तरफ। लेट्स से ये एक सेल है एंड बीच में जो है न्यूक्लियस है। तो जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ कुछ फिलामेंट से प्रेजेंट होते हैं। एंड ये फिलामेंट क्या करते हैं? जो न्यूक्लियस की जो जगह जो है उसको भी बनाए रखते हैं, और साथ में अगर कोई ऑर्गेनेली भी होगी तो उस ऑर्गेनेली को भी सेपरेट एक कंपार्टमेंट के अंदर जो है बनाए रखते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ कोलाइड जो है वो नहीं होने देते। अगर मान लो यहाँ पर कोई एक सेल है, उसने एक वेसिकल जो मान लो यहाँ पर एक ऑर्गेनेली है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर उसने कोई वेसिकल बनाई और वो उस वेसिकल को जाना है बाहर, तो इसके लिए भी यहाँ पर स्पेसिफिकली हाईवे जो है प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर आप इस डायग्राम के अंदर दिखे तो माइक्रोट्यूब्यूल का एक हाईवे है, उसके ऊपर वेसिकल जो है चलने लग रही है विद द हेल्प ऑफ मोटर यूनिट। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि कोलिजन जो है वो नहीं होता, यानी कि एक सेल जो है उसके अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेली है वो एक दूसरे के साथ कोलाइड जो है वो नहीं करती। इसके अलावा सेल प्लेट का फॉर्मेशन भी इसकी वजह से हो पाता है। क्रोमोसोम की मूवमेंट तो डेफिनेटली इन्हीं की वजह से होती है, क्योंकि जो सेंट्रोसोम है वो स्पिंडल फाइबर रिलीज करती है एंड उसकी वजह से वो जुड़ते हैं। इसके अलावा हमने ये तो देख लिया कि ये हाईवे जो है प्रोवाइड करते हैं सेल के अंदर। हाईवे का मतलब यहाँ पर क्या है कि मूवमेंट के लिए एक पाथवे जो है वो ये प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा शेप और जो न्यूक्लियस का साइज जो है ये जो है मेंटेन करते हैं। सीलिया फ्लैजला भी जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर जो है वो बनी हुई है। तो आपने यहाँ पे देखा कि साइटोस्केलेटन का मतलब बोन नहीं है, बल्कि यहाँ पर कुछ फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से सेल जो है अपनी स्ट्रक्चर बनी रहती है। एंड सेल के साथ में जो दूसरी सेल जो है उनको जोड़ने का भी जो ये काम जो है वो करते हैं। तो हमारी एक ऑर्गेनेली जो है यहाँ पर फिनिश जो है हो गई है। हमारी जो नेक्स्ट ऑर्गेनेली है वो कुछ माइक्रोबॉडीज हैं, जैसे कि परऑक्सीसोम। वैसे तो नाम से ही क्लियर है, परऑक्सीसोम, सोम का मतलब बॉडी, और बॉडी कैसी है उसके अंदर परऑक्सी एंजाइम जो है वो पाए जाते हैं। तो यानी कि एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो है वो पाई जाती है। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो है वो पाई जाती है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? पर ऑक्साइड सिंथेसिस के एंजाइम जो है वो प्रेजेंट है। एंड ये डिस्कवर किसके द्वारा की गई थी? डुवेजी जो है, डी डुवेजी, उन्होंने जो है इसको डिस्कवर किया था। लाइसोसोम किसने डिस्कवर किया था? वो भी इन्होंने किया था। तो एंजाइम के साथ में वेसिकल ये किसने डिस्कवर किए थे? हमारे डुवेजी ने। एंड अगर ये एंजाइम होते हैं तो ये एंजाइम करते क्या है और एंजाइम किस टाइप के हैं? वेल ये यूरेट ऑक्सीडेज है, इसके अलावा अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड ऑक्सीडेज है, इसके अलावा डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज है, इसके अलावा बीटा हाइड्रोक्सी एसिड ऑक्सीडेज है। यानी कई सारे ऑक्सीडेशन के एंजाइम इनके पास जो है प्रेजेंट है। एंड ये क्या करते हैं? पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर कि किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? ये वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ कैटालेज एंजाइम। तो यहाँ इनका काम क्या है? जैसे कि हमारी एक बात करें तो अगर हम ज़्यादा अल्कोहल ले लेते हैं तो हमारे लीवर के अंदर कई सारे सब्सटेंस बन जाते हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड जो है वो बन जाता है, मिथेनॉल जो है वो बन जाता है। दीज आर टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर आवर बॉडी। अब इन टॉक्सिक सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज किस तरीके से किया जाए, कौन इसको न्यूट्रलाइज करेगा? तो उसमें जो है पेरोक्सीसोम जो है अपना इंपॉर्टेंट रोल जो है वो दिखाता है।
इसके अलावा जीनोबायोटिक्स होते हैं। जीनो का मतलब क्या होता है फॉरेन, और बायोटिक्स का मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा सिक्रेटेड केमिकल। अगर कोई केमिकल बाहर से अंदर की तरफ हमारे बॉडी के अंदर जाता है एंड दैट इज हार्मफुल, अगर उसके लिए कोई भी एंजाइम नहीं है तो उसको भी मेटाबोलाइज करने के लिए पेरोक्सिसोम जो है इंपॉर्टेंट है। याद रही, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के अंदर पेरोक्सिसोम जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड जब डिग्रेड होते हैं तो वो सिक्रीट, तो वो उनसे वेस्ट बन जाता है कौन सा, यूरेट। ये यूरेट को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, एलेंटोइन के अंदर कन्वर्ट कर देता है एंड फिर उसके थ्रू जो है ये वेस्ट को जो है बाहर जो है वो निकाल देता है। इसके अलावा लॉन्ग फैटी एसिड चेन जो है उनको ब्रांच में कन्वर्ट कर देता है, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पर्टिकुलरली इनिशिएशन की बात करें तो। इसके अलावा फोटो रेस्पिरेशन में तो ये है ही भाई, फोटो रेस्पिरेशन के अंदर जो ग्लाइकोलेट है वो जब आगे बढ़ता है तो वो पेरोक्सिसोम के अंदर जाता है, तो हाइड्रोक्सी पायरुवेट जो है वो बनता है एंड हाइड्रोक्सी पायरुवेट के बाद में जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है एंड उसको कैटालेज की हेल्प से जो है नॉर्मल जो है कर दिया जाता है एंड फिर वो बाद में सीरीन जो है उसके अंदर जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपने पढ़ा होगा। तो पेरोक्सिसोम इज ए इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल। कौन इसको बनाता है, वेल इट इज बिलीव दैट ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसको डेवलप करता होगा एंड हो सकता है कोई और भी करता रहे, लेकिन इस मानना है कि ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है शायद वही करता होगा। इसके अलावा एक ग्लाइऑक्सीसोम जो है वो भी प्रेजेंट है। ऑक्सीसोम, तो सोम का मतलब क्या है बॉडी, ग्लाइऑक्सी यानी ग्लूकोज, ठीक है, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन करके क्या बना दे, ग्लूकोज बना दे, ठीक है। तो कोई ऐसी बॉडी है या फिर ऐसी वेसिकल है जिसके थ्रू होगा कोई अलग सब्सटेंस, लेकिन उसको ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना है एक ग्लाइकोक्सिलेट पाथवे के अंदर ले जा करके, तो ये जो काम करता है उसको हम क्या कह देते हैं, ग्लाइऑक्सीसोम जो है वो कह देते हैं। सिंपल सा है भाई। तो एक माइक्रोबॉडी है, यानी कि इसका भी छोटा स्ट्रक्चर है, एक ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ये सराउंड होती है एंड इसके अंदर भी क्या पाया जाता है, एंजाइम, जो बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं किसका, फैटी एसिड का। एंड ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे के थ्रू जो है ये कार्बोहाइड्रेट यानी जो ग्लूकोज जो है उसको बना देते हैं। इसके अलावा जो सेल डेड होने वाली है तो उनके लिपिड है या कोई दूसरे प्रोडक्ट है उसको एक ऑर्गन से निकाल करके दूसरे ऑर्गन के अंदर यूटिलाइज करने के लिए भी जो ग्लाइऑक्सीसोम जो है वो यूज किए जाते हैं। इसके अलावा ग्लाइऑक्सीसोम का जब काम पूरा हो जाता है देन इट इज कन्वर्टेड इनटू पेरोक्सिसोम एंड वो फिर डिटॉक्सिफिकेशन एंड दूसरी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि देयर इज ए अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेल एंड द एनवायरनमेंट एंड द ऑर्गेनिज्म। तो जिसको जैसी ज़रूरत होती है उस हिसाब से वैसी ऑर्गेनली वैसे स्ट्रक्चर जो है ये बना देते हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है स्पिरोसोम। स्पिरोसोम किसके द्वारा बनता है ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसको बनाता है। तो एक छोटी सेलुलर ऑर्गेनली जो है वो प्रेजेंट है, केवल एक ही मेम्ब्रेन से जो है ये सराउंड होती है। इसको अलग से ओलियोसोम भी इसी वजह से कहते हैं बिकॉज ये स्टोर करती है एंड सिंथेसाइज करती है क्या, लिपिड। ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, ये पर्नर के द्वारा जो है डिस्कवर किया था। ER इसको बनाता है। इसके अलावा जो ऑयल सीड होते हैं उनके अंदर तो ये काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, मिलनी भी चाहिए भाई, ठीक है, क्योंकि नाम ही जब इसका ओलियोसोम कह दिया तो उसके अंदर तो ये चीज़ जो है वो ज़्यादा मिलनी है ही। तो एक छोटी सी ऑर्गेनली जो है वो और कर लेते हैं, उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बारे में ऐसा कोई ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आता भी नहीं है। हमारी जो एक छोटी सी ऑर्गेनली जो हम अभी करेंगे वो है राइबोसोम। अब राइबोसोम का मतलब क्या है तो वो थोड़ा समझे। राइबो और सोम, तो इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी बॉडी जो किसकी बनी हुई है, RNA प्लस में प्रोटीन की, ठीक है जी, सिंपल सी बात है। तो हम इसके बारे में कह सकते हैं इट इज़ ए माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनली विच इज मेड अप ऑफ RNA। RNA क्या है, राइबोसोमल RNA एंड प्रोटीन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या कह सकते हैं इसको, प्रोटीन फैक्ट्री जो है वो हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर RNA की बात करें तो जो राइबोसोम है तो राइबोसोम हैज़ 2 यूनिट्स, ठीक है, 2 यूनिट है। कौन कौन सी भाई, एक लार्जर यूनिट है और एक जो है स्मॉलर यूनिट है। अगर हम लार्जर यूनिट की बात करें तो उसको हम कहते हैं 60S और जो स्मॉलर यूनिट है उसको हम कहते हैं 40S। व्हाट इज S? S का मतलब क्या है, सेडिमेंटेशन,
कोफिशिएंट। तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि हम इस ऑर्गेनेल को लेते हैं फिर सेंट्रीफ्यूज करते हैं एंड किस रेट से ये सेडिमेंट हो गया है, तो उस बेस पर हमने इसका नाम रख दिया है क्या, 60s। ठीक है, इस रेट से जो है सेडिमेंट होने लग रहा है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा छोटी है। इसके अलावा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को हम आरपीएम के अंदर देखते हैं एंड स्वेडबर्ग यूनिट जो है उसकी अलग से होती है, तो उसकी ज़्यादा डिटेल के अंदर जाने की जो हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, वैसे ये पार्ट हो चुका है, और अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो दोनों के पास क्या होता है, लार्जर यूनिट जो है वो प्रेजेंट होती है, लार्जर यूनिट जो है वो प्रेजेंट होती है। और जो लार्जर यूनिट है प्रोकैरियोटिक के अंदर वो कौन सी होती है, 50s, और जो यूकैरियोटिक होती है उसके अंदर कौन से होते हैं, उसके अंदर जो है 60s जो है वो प्रेजेंट होती है। लार्जर यूनिट के अंदर RRNA कौन से होते हैं, वेल इसके अंदर एक 23s होता है और एक इसके अंदर 5s पाया जाता है। 60s है उसके अंदर कौन से पाए जाते हैं, 3 पाए जाते हैं इसके अंदर, एक तो 28s, एक 5.8s और एक 5s जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। एक इसके पास में स्मॉलर यूनिट जो है वो पाई जाती है। तो स्मॉलर यूनिट अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो 30s पाया जाता है। इसके अंदर जो RRNA जो पाया जाता है वो RRNA होता है 16s, और इसके अंदर जो पाया जाता है वो 40s पाया जाता है एंड उसके अंदर जो RRNA है वो है 18s। तो RNA जो है वो अलग है। अगर हम टोटल अगर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को देखें तो होना क्या चाहिए था, 50s प्लस में 30s होना क्या चाहिए था, 80s, लेकिन हम कहते क्या हैं 70s। एंड अगर हम इसको देखें तो ये 60s प्लस में 40s होना कितना चाहिए था, 100s होना चाहिए था, लेकिन हम कहते क्या है इसको 80s जो है वो हम कह देते हैं। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इस वजह से है क्योंकि अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, यानी कि जो लार्जर यूनिट है और जो स्मॉलर यूनिट है अगर हम उसको देखें तो जो लार्जर यूनिट है उसके पास एक अलग से प्रोट्रूडेशन है, यानी कि एक बाहर निकली हुई एक स्ट्रक्चर है एंड वो एक वैली के अंदर जो है अंदर चली जाती है जो इसके अंदर बनी हुई है। तो यानी कि एक की प्रोड्यूशन जो है वो एक की वैली के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से जो बीच वाला कॉमन स्ट्रक्चर होता है वो काउंट नहीं होता, और जब वो काउंट नहीं होता इसी वजह से इसका जो है वो कम नंबर जो है आ जाता है, यानी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो है वो कम आ जाता है। एक चीज़ ध्यान में रखें, अगर मैग्नीशियम अगर हाई होगा, अगर Mg हाई होगा तो उससे क्या होगा, जो 50 तो जो राइबोसोम हैं वो ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन अगर मैग्नीशियम आयन अगर कम होगा तो जो राइबोसोम जो है वो डिसोसिएट जो है वो हो जाएंगे। जो राइबोसोम है इसी के बारे में 1-2 पॉइंट अगर और लिखें, राइबोसोम जो है वो 2 फॉर्म के अंदर पाया जा सकता है। राइबोसोम कैन बी फाउंड एज फिक्स्ड विद ER, तो ER के साथ में अटैच भी हो सकता है एंड जो फ्री स्टेट जो है वो भी इसके अंदर जो है पाई जा सकती है। तो दोनों अलग अलग टाइप का जो है वो हो सकता है। ठीक है, अगर किसी के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा तो ये उसके साथ जुड़ा हुआ भी नहीं मिलेगा। अगर हम राइबोसोम के बारे में देखें तो इसके अंदर 3 अलग से बाइंडिंग साइट जो है पाई जाती है। तो लेट से ये एक इसकी बड़ी स्ट्रक्चर होगी और ये इसकी जो है छोटी होगी, तो ये हो गया हमारा लार्जर यूनिट एंड ये हमारा हो गया स्मॉलर यूनिट। तो जो लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट है अगर हम उनमें देखें तो 3 साइट जो है यहाँ देखने को मिलती है। कौन कौन सी, एक साइट है यहाँ पर A, एक साइट है यहाँ पर P और एक साइट है यहाँ पर E। तो 3 साइट जो है यहाँ पर पाई जो है वो जाती है। जो A साइट है वो यूज़ की जाती है, इज़ यूज्ड टू एक्सेप्ट न्यू
अमीनो असाइल tRNA। तो tRNA जो है अमीनो एसिड के साथ बाइंड होकर के इस साइड जो है आता है, जो P साइट है इज़ यूज्ड फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को बनाने के लिए जो है अलग से जो है यूज़ किया जाता है। और जो E साइट है, E साइट इज़ यूज्ड टू एलिमिनेट यूज्ड tRNA को बाहर निकालने के लिए जो है किए जाते हैं। तो tRNA का भी हम रूल पढ़ेंगे, +2 का टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। नहीं तो इसके पास एक और बाइंडिंग साइट है, और वो किस चीज़ की है? RNA की। तो एक RNA होता है जिसको बोलते हैं मैसेंजर RNA, ये उसको रीड करता है एंड उसके थ्रू जो है ये आगे बढ़ता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक RNA है जिसको मैं कहने लग रहा हूँ मैसेंजर RNA, और उस मैसेंजर RNA के साथ में कई सारे राइबोसोम जो है वो भी जुड़े हुए हों। तो ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल है, एक ही टाइम पे बहुत सारे प्रोटीन जो है वो बन सकते हैं। एंड अगर ऐसा होता है तो हम इसको कह देते हैं क्या? पॉलीसोम। पॉलीसोम, या फिर हम इसको कह सकते हैं पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम जो है वो भी हम इसको कह सकते हैं। तो पॉलीसोम या राइबोसोम का मतलब क्या है कि 1 mRNA इज joined by many राइबोसोम। तो कई सारे राइबोसोम जो है उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो इसको हम क्या कहने लग रहे हैं? पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम जो है वो हम इसको कहने लगने लग रहे हैं। इसके अलावा प्रोटीन बनाने के साथ में जो भी प्रोटीन बनता है ये ER के अंदर जो है भेज देता है, एंड उसके अंदर जो कन्फर्मेशन चेंज जो है वो होती है, एंड अल्टीमेटली जो है सेफ्रॉन जो है वो अपना काम जो स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर वीडियो, एंड आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो उसको कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर जो है आपको पक्का दूंगा। लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।